नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस में। तो छात्रों, हमने इससे पहले 2 वीडियो देखे। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 सब्जेक्ट संस्कृत में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनसे बनने वाले लघु उत्तरीय यानी 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं 2 अंक के, उन सभी प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे। इस प्रश्न में हम तृतीय पाठ आलस कथा के जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका संकलन किया है। यदि हम इस वीडियो को 10-12 मिनट का वीडियो यहाँ देख लेते हैं तो तृतीय पाठ से जितना भी प्रश्न हमारी परीक्षा में आने वाला होगा 1, 2, 3, 4, 5 या जितना भी, वह इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं तृतीय पाठा आलस कथा प्रस्तुत पाठ के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जो आलस कथा, जो हमारे पाठ्य पुस्तक प्यूसम का तीसरा पाठ है जिसका नाम है आलस कथा, किस कथा ग्रंथ से लिया गया है। जो यह पाठ है आलस कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। हर हाल में विगत वर्षों में हमने देखा और इधर भी देख रहे हैं कि यह जो है पाठ से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ में, इस वीडियो में जो भी हमने प्रश्न संकलित किया है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। आलस कथा पाठ किस कथा ग्रंथ से लिया गया है। तो जब इसकी हम भूमिका पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलता है पुरुष परीक्षा। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा से यह पाठ लिया गया है। और जो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं विद्यापति। पुरुष परीक्षा इसके एक कथा ग्रंथ है, इसमें कथाओं का संकलन किया गया है और इस पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के रचनाकार हैं हमारे विद्यापति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है विद्यापति किस भाषा के लोकप्रिय कवि हैं। तो विद्यापति वास्तव में मैथिल भाषा के प्रमुख कवि हैं। मैथिल लोक कवि ने कहा जाता है, परंतु इन्होंने संस्कृत भाषा में भी अपनी रचनाएं की हैं। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है। तो पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वास्तव में जो विद्यापति हैं वो मैथिल भाषा के कवि हैं, इसलिए इनको मैथिल कवि भी कहा जाता है। 5वां है पुरुष परीक्षा किसके गुणों का वर्णन करते। जो पुरुष परीक्षा है वो किसके गुणों का वर्णन करते हैं। तो मानव के गुणों का वर्णन करते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 कि पुरुष परीक्षा किसकी शिक्षा प्रदान करती है। तो पुरुष परीक्षा दोषों के निवारण की शिक्षा प्रदान करती है कि यदि हमारे अंदर कोई दोष है तो उसको हम कैसे दूर करें, यह शिक्षा प्रदान करता है जो आपका पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है यह परीक्षा में कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो रिपु मानते हैं। रिपु का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मिथिला के जो मंत्री थे उनका क्या नाम था। तो मिथिला के जो मंत्री हैं या थे उनका नाम था वीरेश्वर। क्या नाम था? वीरेश्वर नाम मंत्री आसीत मिथिला, या मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। आइए प्रश्न नंबर 9 है वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे। तो जो वीरेश्वर थे वो मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के? मिथिला के। वीरेश्वर स्वभाव से कैसे थे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि वीरेश्वर जो स्वभाव से वो कैसे थे। तो वीरेश्वर स्वभाव से दानशील और कारुणिक स्वभाव के थे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि वीरेश्वर दुर्गति में पड़े हुए तथा अनाथ लोगों को क्या प्रदान करते थे। तो जो वीरेश्वर थे वो स्वभाव से बहुत ही दानशील और कारुणिक थे, इसीलिए वह दुर्गति में पड़े हुए अनाथ लोगों को और दुर्गति में पड़े हुए तथा जो अनाथ लोग थे उनको भोजन, अस्त्र, अन्न, वस्त्र आदि प्रदान करते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, धूर्त आलसी लोग क्या दिखाकर अन्य भोजन ग्रहण करते। तो जो धूर्त आलसी थे वो कृत्रिम आलस यानी बनावटी आलस्य को दिखाकर वहाँ पर भोजन, अन्न, वस्त्र आदि ग्रहण करते थे।
इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है कि अब आलसी, तो वहाँ पर क्या होता था कि बहुत से आलसी लोग आ गए। तो जब आलसी लोग बहुत ज़्यादा आ गए तो वहाँ अन्न भोजन आदि खर्चा ज़्यादा होने लगा। तो वहाँ के जो नियोजित कर्मचारी थे तो उन्होंने सोचा कि अब आलसी पुरुषों की परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा जो नियोजित कर्मचारी गण थे उन्होंने आपस में परामर्श किया कि अब हम लोगों को जो इसमें आलसी पुरुष हैं इनकी परीक्षा करनी चाहिए कि वास्तव में आलसी हैं या बनावटी आलसी हैं, जो राजा को बेवकूफ़ बना करके, मंत्री को बेवकूफ़ बना करके अन्न भोजन वस्त्र आदि ग्रहण कर रहे हैं। तो नियोजित कर्मचारियों ने उसकी परीक्षा लेना चाहिए। फिर क्या किया? परीक्षा लेने के लिए नियोजित कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? तो सोए हुए आलसियों की आलसशाला में आग लगा दी। तो जो सोए हुए आलसी थे तो उनकी आलसशाला में क्या कर दी? आग लगा दी। तो जब आग लग गई आलसशाला में तो घर में आग लगा देखकर कौन भाग गए? तो बनावटी आलसी लोग जितने थे, जो डुप्लीकेट आलसी थे, बनावटी आलसी थे, कृत्रिम आलसी थे, वो आग को देख करके भाग गए। परंतु जो 4 ओरिजिनल आलसी थे वो वहाँ पर सोए रहे। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आलसशाला में कितने आलसी बचे? आलसशाला में 4 आलसी बचे जो ओरिजिनल 4 आलसी थे। यह प्रश्न पूछता है कि आलसशाला में या आलस कथा में कितने आलसियों का वर्णन किया गया है? तो 4 आलसियों का वर्णन किया गया पहले। और यहाँ पर सोए सोए आपस में वो सब बात कर रहे थे। तो पहले आलसी ने क्या कहा? अरे यह शोरगुल कैसा है? जब आग लग गई तो शोर शराबा मचने लगा। तो पहले आलसी ने क्या कहा कि अरे यह शोरगुल कैसा है? अरे यह शोरगुल कैसा है? यह किसने कहा? पहले आलसी ने कहा। तो दूसरे आलसी ने कहा, दूसरे आलसी ने क्या कहा? तो दूसरे आलसी ने कहा मालूम पड़ रहा है कि इसी घर में या इसी आलसशाला में आग लगी हुई है। पहले ने कहा कि आलसी अरे यह शोरगुल कैसा है? तो दूसरे ने कहा कि मालूम पड़ रहा है कि इसी घर में आग लगी हुई है। तब तीसरे आलसी ने क्या कहा? तो तीसरे आलसी ने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति भी नहीं है जो जल से भीगे हुए कंबल से हम सबको ढक दे। किसने कहा? तीसरे आलसी ने कहा। तो चौथे आलसी जो था, चौथे आलसी ने क्या कहा? तो चौथे ने कहा अरे मूर्खो, ऐसे वचन क्यों बोल रहे हो? ऐ वाचालः कथम तुष्णीत, ऐसे वचन क्यों बोल रहे हो? चुप होकर सोवो, चुप होकर सोवो। क्योंकि वो सब जब ये आपस में बात कर रहे थे तो मुख से आवृत मुखेन कमलेन, कंबल से मुख को ढके ढके ही बात कर रहे थे। नंबर 21 कह रहा है चारों आलसियों की वार्ता सुन करके बध के भय से, बध के यहाँ पे हो जाएगा भय, बध के भय से नियोजित कर्मचारियों ने क्या किया? तो जो वहाँ पे नियोजित कर्मचारी थे उन्होंने जब देखा कि चारों आलसी भाग नहीं रहे हैं और आग तेज हो गई है, आग अब इनके ऊपर गिरेगी तो ये चारों बर के मर जाएंगे, तो बध के भय से उन्होंने उन चारों आलसियों को बालों को पकड़ करके खींच करके आलसशाला से बाहर किया। प्रश्न नंबर 22 है स्त्रियों की गति किससे होती है? स्त्रियों की गति किससे होती है? उनके पति से स्त्रियों की गति होती है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि बच्चों की गति किससे होती है? तो बच्चों की गति जो होती है माता से होती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक छूट गया है कि जो कारुणिक जो आलसी लोग हैं उनकी गति, तो कारुणिकों के बिना आलसियों की कोई गति नहीं। यदि दयालु संसार में ना हो तो आलसियों की कोई गति नहीं होती। कारुणिकम बिना आलसी, यानी कारुणिकों के बिना आलसी कोई गति नहीं होती। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि रिपु का अर्थ क्या है? क्योंकि नीतिकार जो है आलस्य को मनुष्य का रिपु मानते हैं, तो रिपु का अर्थ क्या है? रिपु का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन, शत्रु या दुश्मन, उसको कहते हैं रिपु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 और 26। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 25। वह्नि, वह्नि, वह्नि का अर्थ क्या होता है? तो वह्नि माने होता है अग्नि, या जिसको हम आग कहते हैं, आग माने होता है वह्नि। प्रश्न नंबर 26 है और अंतिम प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा पद में कौन सा समास है?
तो पुरुष परीक्षास्पद जो है तो उसका यदि हम व्याख्या करेंगे, विग्रह करेंगे तो पुरुषस्य परीक्षा, पुरुष की परीक्षा, तो यहाँ पर होगा आपका पुरुषस्य परीक्षा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो ये रहे इस पाठ के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो आशा करते हैं यह सब प्रश्न आप लोगों को, यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों में शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले पाठ के साथ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को लेकर के।